राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम वृंदावन प्रॉपर्टी शो में। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि आप सब बेसब्री से टीवी के आगे लगातार तैयार होकर बैठ जाते हैं जब ये कार्यक्रम शुरू होने वाला होता है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से आप घर बैठे खुद को श्री कृष्ण के चरणों में जुड़ा हुआ महसूस तो करते ही हैं, साथ ही आप प्राप्त कर पाते हैं वह ढेरों जानकारियां जो आप यहाँ वहां भटक कर भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं। यदि आप वृंदावन में या फिर कहीं भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी कैसे खरीदें, कौन सी बातों को ध्यान रखें, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कहीं हम फ्रॉड के शिकार तो नहीं हो जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए क्या करें, किसके पास जाएं, किसके ऊपर भरोसा करें, ऐसे ही लाखों सवाल आप सबके मन में चलते रहते हैं। और ऐसे ही सवालों के जवाब आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। तो आज भी आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके सवालों के जवाब के लिए, साथ ही प्रॉपर्टी खरीदते समय कौन सी सावधानियां बरतें, कैसे प्रॉपर्टी खरीदे, कहां खरीदे, ये सारी जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मिस्टर सुरेंद्र उत्रेजा जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। राधे राधे। साथ ही हमारे साथ हर बार की तरह एक खास मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए आपको उनसे मिलवा देते हैं। आपका परिचय करवाना चाहूंगी स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट मिस्टर रिम्पेश शर्मा जी का। आइए इनका भी स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूंगी जो रिम्पेश शर्मा जी हैं, ये इंडिया एंड ओवरसीज में इनके ऑफिसेज हैं। साथ ही चंद्रोदय मंदिर जो तैयार हो रहा है, बन रहा है, उसमें इनकी अहम भूमिका है। तो आइए आप तक ढेरों जानकारियां पहुंचाते हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, आपको बताते हैं ढेरों बातें। पहले सर के बारे में इनसे कुछ जानेंगे और यदि आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई सवाल हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब प्राप्त कर सकते हैं मात्र कॉल के माध्यम से। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आप स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट हैं, चंद्रोदय मंदिर में आपकी अहम भूमिका है, हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, हम इस बारे में भी जानेंगे जहां आप सेवाएं दे रहे हैं। मेरी शुरुआत स्पिरिचुअल शुरू हुई वृंदावन चंद्रोदय मंदिर से। अब लगभग 11 साल से मैं स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स में ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ। एक चीज़ मेरी समझ में ये ज़रूर आई है कि आपको मंदिर चुनता है, आप मंदिर का प्रोजेक्ट नहीं लेते हैं। मंदिर और भगवान आपको खुद चुनते हैं प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए और अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए। अभी मैं लगभग हर स्टेट में इंडिया में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा स्पिरिचुअल कर रहा हूँ। सिक्किम से लेके चेन्नई तक मैं स्पिरिचुअल प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग में फ़िलहाल काम कर रहा हूँ। जुड़ा कैसे मैं वृंदावन से, 2013 में एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं और हमें पता लगा आप आर्किटेक्ट हैं, तो आपसे मिलना चाहते हैं। तो 20 मिनट बाद गाड़ी घर के बाहर आती है और 6-7 प्रभु जी घर पे आते हैं और हमें कहते हैं कि आप आर्किटेक्ट हैं, आपकी सेवाएं हमें चाहिए। और हमने कहा हमारा भाग्य होएगा कि हम कुछ मंदिर के लिए कर सकें। ये हमारा पहला स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट था और बाद में पता चला कि वह दुनिया का सबसे ऊंचा स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट आने वाला है। फिर पहला क्वेश्चन हमें हर जगह यही पूछा जाता है कि आपको मंदिर प्रोजेक्ट कैसे मिला। तो इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा गहरी सोच में जाने के बाद इसका सिंपल जवाब मुझे यही समझ आता है कि मेरे दादाजी का नाम था ब्रिजलाल, पिताजी का नाम था मोहनलाल। तो इसका जवाब यही निकल आया कि मुझे ब्रिज की सेवा में ही लगना है, इसलिए मंदिर के बाद मंदिर मेरे को आते गए और मैं इसकी सेवा में अब 11 साल से टेम्पल्स और स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्सेस ही कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इस्कॉन के साथ जुड़ा हूँ। अक्षयपात्रा किचन्स हम डिज़ाइन करते हैं। शिरडी के साथ भी सेवाएं अभी दे रहा हूँ और कुंभ हरिद्वार में भी मेरी टीम ने एक अहम भूमिका निभाई है। और हमें कोरोना के जो 15 महीने थे, हमें गंगा किनारे
रहने का और सेवा देने का मौका लगा मुझे और मेरी टीम को। जी बिल्कुल, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको भगवान खुद चुनते हैं अपने ही कार्य के लिए, और उनमें से आप एक खास व्यक्ति हैं जो आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। सर, जैसे आपने बताया कि वृंदावन में आपके काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप अभी काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि आप स्पिरिचुअल जो है आर्किटेक्ट हैं, आपको स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स में ही क्यों ज्यादा इंटरेस्ट है? जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्पिरिचुअलिटी आपको खुद चुनती है जी। जो रिजाइडिंग डेटी है जिस मंदिर का, वो आपको खुद चुनते हैं। इसमें आप ये प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप लड़के इस काम को नहीं हथिया सकते। अगर आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य में सेवा प्रदान करना लिखा है तो तभी आप उस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे, नहीं तो आप छटते चले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे आपने बताया कि वृंदावन की भूमि से आप जुड़े हुए हैं, तो वृंदावन में अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट है इस बारे में जानेंगे। लेकिन सर, आपसे हम चाहेंगे कि आप क्या जानना चाहेंगे सर से और वृंदावन के बारे में या इनके प्रोजेक्ट्स के बारे में। रिम्पेश जी, जैसे कि एक वृंदावन बहुत एक अच्छा डेस्टिनी यमुना किनारे बसा हुआ है जहाँ पर पिलग्रिम्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, और जो चंद्रोदय मंदिर का एक नाम चल रहा है कि चंद्रोदय मंदिर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जिसके आप प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं और आपने यहाँ पर बहुत ही पिछले 2013 से इसके ऊपर जो काम चल रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपको वो मिले, और आप मुझे चंद्रोदय मंदिर में क्या बनने वाला है, क्या चीज़ें आने वाली है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है रियल एस्टेट पे आ रहा है। क्योंकि रियल एस्टेट का एक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि चंद्रोदय मंदिर आ रहा है। तो ऐसा चंद्रोदय मंदिर में क्या क्या आ रहा है उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं डिटेल में। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर जो डेवलप हो रहा है, ये एक हेरिटेज और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी और वैदिक नॉलेज है भगवत गीता की, उसको दुनिया भर में फैलाने के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर तो ये है ही है, इसकी एक अट्रैक्शन तो ये है। बट इसके अलावा भी इसमें हम 12 वन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हर वन में जो कृष्ण लीला हुई थी उसको दर्शाया जाएगा, और वही फ्लोरा और फोना भी डेवलप किया जा रहा है जहाँ तक कोशिश हो सकी है। जैसा हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका व्याख्या है ट्रीज की, एनिमल्स की, उस तरह का रिक्रिएट करके और वही लीला हम उसमें दर्शा रहे हैं। प्लस इसमें यमुना जी का हम पानी लेके आ रहे हैं जिसमें गंडोला राइड्स की जाएंगी। इसके अलावा गीता एक्सपो सेंटर बन रहा है, हेलीकॉप्टर के लिए लैंडिंग स्पेस है, और जब आप मंदिर में ऊपर 190 मीटर तक जाएंगे वहाँ से आप पूरे ब्रजमंडल के दर्शन कर पाएंगे, और अगर दिन साफ है तो आप वहाँ से आगरा ताजमहल के भी दर्शन कर पाएंगे। पर्पस ये था कि हम ऊपर से पूरे ब्रजमंडल के 360 डिग्री दर्शन कर सकें इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो इसमें थोड़ा सा मुझे बताएं, इसकी हाइट जो है वो कितनी होगी और ये कितने एकड़ में फैला हुआ है, और शायद मैंने जो सुनने में आया है ये कई फेसेस में यहाँ पर तैयार हो जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि भी क्या चीज़ें हैं सब। जी, तो इसमें एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी है जहाँ सारे डिवोटीज़ वहाँ रह के कुछ टाइम बिता सकें वृंदावन में। इसको कोशिश तो ये है कि 3 फेज़ में इसको कंप्लीट किया जाए, जिसमें रेजिडेंशियल काफ़ी कंप्लीट है। मंदिर फेज़ 1 तैयार हो रहा है, लगभग 1.5 साल में वहाँ पूजा अर्चना की तैयारी की जा रही है, और 3rd फेज़ में जो हमारे कृष्ण लीला थीम पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, वो सारे डेवलप करने की तैयारी चल रही है सर। जिस तरह से देखिए, मान लीजिए चंद्रोदय मंदिर आ जाता है तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि मैंने जो सुना है कि इसको पूरा देखने के लिए 4 दिन चाहिए, क्योंकि 4 दिन जब आदमी कोई आएगा वहाँ पर वृंदावन में, उसको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, इसको खाने के लिए स्थान चाहिए होंगे, उसके अलावा घूमने के वाहन चाहिए होंगे, तो एक अलग से ही टूरिज़्म का मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रवाह होगा। तो क्या आप इसको ये बता सकते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा दे सकते हैं कि जब ये मान लो आ जाएगा, चंद्रोदय मंदिर आ जाएगा,
तो आने के बाद इसमें किस किस तरह से जो है यहाँ पर इसका प्रभाव जो है ये आसपास की कनेक्टिविटी पे और सराउंडिंग में पड़ेगा? जी, ये अपने आप में एक वृंदावन का यूएसपी बन जाएगा, जिसमें इंडिया में अगर हम ट्रेंड देखें तो स्पिरिचुअल टूरिज्म का ही ट्रेंड है। तो हमारे आज भी फैमिलीज़ जो टूरिज्म है इंडिया का, वो इट इज़ ड्रिवन बाय रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी ओनली। तो हमारा 70 to 80% टूरिज्म इसी से ही है। और वृंदावन जो है वो कृष्ण नगरी तो है ही है, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ यमुना जी भी हैं। गंगा जी हमारी जो हैं वो धर्म की नदी हैं, जो कर्म की नदी हैं वो यमुना जी हैं। तो यमुना जी और कृष्ण जी, ये कहिए कि उनके हेडक्वार्टर हैं वृंदावन, तो ये अपने आप में ही इतना बड़ा यूएसपी है इसमें। और अभी तो क्या है कि टूरिस्ट बढ़ रहा है, तो हमें उसके हिसाब से हमें काफ़ी चीज़ें डेवलप करनी पड़ रही हैं। डिमांड डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है। उसके अलावा टूरिज़्म को लाने के लिए हमें वृंदावन में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज़्म वृंदावन का पहले से ही कई सालों से हमेशा रहा ही है। अभी जो हम सिर्फ जो कोशिश कर रहे हैं टूरिज़्म डिमांड को पूरा करने के लिए, हम उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। वहाँ रियल एस्टेट बढ़ रहा है, वो रियल एस्टेट की वजह से वहाँ लोग नहीं आ रहे हैं, लोग आने की वजह से वहाँ पे डिमांड बढ़ रही है। तो एक ये ऐसा ही डेस्टिनेशन है, सबअर्बन है, जहाँ अपने आप एक यूएसपी पहले से ही है, और उसको पूरा करने के लिए रियल एस्टेट की डिमांड, नेचुरल डिमांड बहुत है वहाँ पे रियल एस्टेट की। बिल्कुल आपने सही कहा कि रियल एस्टेट की डिमांड बहुत है। जैसे कि आपने कहा कि जब वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अगर बात करें कोरोना काल की, उस समय में तो सभी लोग सिर्फ अपने घरों में ही बैठे हुए थे, किसी को बाहर जाने तक की इजाजत नहीं थी, हर कोई खुद को सिक्योर और सेफ करने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसे में क्या वहां पर देखने के लिए मिला, वहां की स्थिति कैसी हो गई थी, वहां पर क्या फर्क आया रियल एस्टेट में या फिर वृंदावन में? क्योंकि जैसे आपने कहा कि टूरिस्ट आते हैं तो रियल एस्टेट में डिमांड बढ़ जाती है, तो टूरिस्टों का आना जब कम हुआ तो रियल एस्टेट पर क्या इसका कोई फर्क देखने के लिए मिला? कोरोना काल वृंदावन के लिए ब्लेसिंग था, दो रीजन से। एक तो कोरोना में लोगों की डिमांड फॉर अ हाउस, एक इनसिक्योरिटी इतनी बढ़ गई थी लोगों में कोरोना काल में, नौकरियों को लेके, बिजनेस को लेके, हेल्थ को लेके। वो इनसिक्योरिटी में अपना घर होने की जो इच्छा, लालसा है, वो और बढ़ी कि अपना घर होना और भी ज़रूरी है। और कोरोना काल में जब काम सारा ऑफ साइट हो रहा है, तो हमारी जो डिमांड रेजिडेंशियल की बढ़ी है, वो एक हेल्दी लिविंग की तरफ डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। और आपका जो घर है वो बन गया एक वर्किंग स्पेस ऑल्सो। तो मैं जो देखता हूँ आने वाले टाइम में घर के जो साइज़ थे वो बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ऑफिस स्पेस की रिक्वायरमेंट कम हुई है, लेकिन उससे 2 गुना ज़्यादा हमारी रेजिडेंशियल स्पेस की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, एंड यूज़र बढ़ा है। और ऑफ साइट काम करने की जब हमें अब ऑप्शन और बन गई कोरोना काल में कि हम आप कहीं से भी काम करें, आपका काम चल रहा है, तो वृंदावन जैसी जगह बहुत एक गोल्ड माइन है टू वर्क ऑफ साइट, जिसमें फ्रेश एयर भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, और जिस तरह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो हर किसी के लिए वो एक डेस्टिनेशन बन जाता है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो हमारी हर एज ग्रुप के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ अगले 3, 4, 5 साल में आ रहा है। और कोरोना से पूरा जो माइंडसेट है लोगों का, कि एक जो इनसिक्योरिटी माइंड में हर किसी के रहती है कि मेरा अपना घर होना चाहिए, क्योंकि अब मैं ऑफिस में पहले 8-10 घंटे लगाता था, अब वो 8-10 घंटे भी मैं घर पे ही लगा रहा हूँ। तो घर, बढ़िया खुला घर, हेल्दी घर, और गेटेड कम्युनिटीज़ का कॉन्सेप्ट, जहाँ पे जिम हो, गार्डन हो, जॉगिंग ट्रैक्स हो, उनका आने वाला समय आई थिंक आई सी अ वेरी पॉजिटिव आउटलुक फॉर सब अर्बन सिटीज़ लाइक वृंदावन। देखिए, जैसे कि वृंदावन में कनेक्टिविटी के मामले में अगर हम देखें तो वृंदावन से ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी शायद ही किसी एरिया की हो, क्योंकि अगर हम आगरा से आना चाहें तो हम 60 किलोमीटर चल करके आगरा से NH2 से आ जाते हैं। अगर हम दिल्ली से वृंदावन की तरफ जाना चाहें तो करीब 2 घंटे के अंदर हम लोग दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस से होकर के वृंदावन पहुंच जाते हैं।
और उसके अलावा अगर हम आश्रम से दिल्ली से भी अगर हम वृंदावन जाते हैं तो करीब 2-2.25 घंटे के अंदर हम NH2 से भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और KMP से अगर हम आना चाहें तो KMP से भी हम लोग जो है वहाँ पर वृंदावन में पहुँच सकते हैं। ये हाईवेज इतने अच्छे हाईवेज हो गए हैं जहाँ पर बिल्कुल कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ना कभी कोई समस्या आती है। ये बिल्कुल स्मूथ ऐसे हाईवे हैं जहाँ पर कभी भी ट्रैफिक जाम नहीं होता, ना कोई रेड लाइट की इस तरह की समस्या रहती है। इतनी अच्छी बेहतर कनेक्टिविटी जो वृंदावन की हो गई है। और आप भी वृंदावन में जो जुड़े हुए हैं और वहाँ पर कई सारे और भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि वहाँ पर और कौन कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि 4 धाम का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पर जो आ रहा है, जिसको आकाश इंस्टीट्यूट वाले लेके आ रहे हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर उनका माता वैष्णो देवी मंदिर धाम के सामने कुछ बनने जा रहा है, कुछ उसके बारे में भी बताएं ताकि उसके आने से हमारे वृंदावन में भी काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर बेहतर होने वाली हैं। तो 4 धाम का क्या प्रोजेक्ट है और उसके अलावा वृंदावन में आप क्या क्या कर रहे हैं? जी सर, हमारी सेवाएं राधा दामोदर मंदिर में भी हैं और अभी वैदिक यात्रा गुरुकुल एक डेवलप कर रहे हैं 5 एकड़ में, जहाँ की वैदिक एजुकेशन दी जाएगी और साथ ही साथ में CBSE और CBSE की क्लासेस भी ली जाएंगी और स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इंडिया में इंडिया इज़ नोन फॉर कल्चर एंड रिलीजन एंड वैदिक एजुकेशन, और प्लस उनको इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन भी दे रही हैं। तो वो भी प्रोजेक्ट शुरू है, वो भी सर चल रहा है। इसके अलावा हम यमुना जी पे भी काम कर रहे हैं। हम एक 21 किलोमीटर का मॉडल यमुना पथ डेवलप कर रहे हैं। हमारी एक संस्था हरी यमुना के साथ जुड़ के, जहां हम कंसल्टेंसी सर्विसेज वहां भी दे रहे हैं, एक मॉडल स्पिरिचुअल पाथ बना रहे हैं यमुना जी के अलॉन्ग, जो टोटल लगभग 1100 किलोमीटर का एरिया यमुनोत्री से लेके प्रयागराज तक हमने मैप किया है, और जिसका मॉडल यमुना पथ जो हम 2 किलोमीटर का बना रहे हैं पौंटा साहिब में। और हरी यमुना की इच्छा यही है कि यमुना जी जो हमारी कर्म की नदी है, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी रख रखाव, उसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स और हमारे जीवन में यमुना जी की जो इम्पोर्टेंस है, शनि देव की वो बहन है और सूर्य देव की बेटी हैं और कर्म की नदी हैं, और वो हमारे वृंदावन से होके जाती हैं। तो वहाँ भी हम प्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन और एक मॉडल डेवलप कर रहे हैं जो रेप्लिकेट किया जाए हमारे 1100 किलोमीटर यमुना जी के लॉन्ग। सो वो भी हमारे वृंदावन को काफ़ी एक मतलब एडवांटेज देगा फ्रॉम अदर सिटीज़। देखिए कि जैसे कि मैं हर शो में आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि वृंदावन में बहुत कुछ आ रहा है हर बार। देखिए आज मुझे इतनी जानकारी मिली जो हम लोगों ने किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी और जगह पर नहीं थी, जो रिम्पेश जी ने हमारे साथ बताई। और मैं हमेशा महसूस किया है रिम्पेश जी के साथ रह करके कि एक पॉजिटिव एनर्जी इनके साथ रहती है, जब से इन्होंने एक स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट बन करके लोगों को सुविधाएं प्रदान करी हैं। और जो भी डेवलपर्स अगर वृंदावन की तरफ आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो रिम्पेश शर्मा जी उनके साथ मिल करके अच्छे प्रोजेक्टों के लिए वेलकम करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर उनके पास एक अच्छी सोच है और अच्छे एक वहाँ पर लैंड लेकर के अच्छी जगह को प्रमोट करना चाहते हैं, तो रिम्पेश जी का एक हमेशा साथ है कि भी वो एक अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं। इनके पास बहुत अच्छी टीम है, इंजीनियर स्टूडियो के नाम से इन लोगों की एक कंपनी है जिसके ऊपर हर तरह के चीज़ें करते हैं और स्पिरिचुअल एंगल से चीज़ों को सोच करके उनकी ज़रूरतों के अनुसार बनाया जाता है। तो मैं रिम्पेश जी से पूछना चाहूँगा कि रिम्पेश जी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जब कभी कोई आपसे मिलता है तो आप उसको किस तरह से क्या गाइडेंस देते हैं ताकि वो एक नई चीज़ निकल के आए, तो क्या आपका भाव रहता है उसको उनको बताने के लिए? सर, जो स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स रहते हैं उस हम जो नॉन स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम यूएसपी ढूंढते हैं कि क्लब हाउस बना दें, कोई रेस्टोरेंट बना दें, जिम बना दें, जॉगिंग ट्रैक बना दें। लेकिन स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट में यूएसपी तो भगवान है पहले, तो उससे बड़ी यूएसपी तो हमें ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अपने आप में ये एक सक्सेस रहता है कि भगवान से तो सब जुड़े ही हैं और भगवान से बड़ी यूएसपी भी किसी प्रोजेक्ट की नहीं हो सकती। जिम भगवान से बड़ा नहीं हो सकता, ना ही जॉगिंग ट्रैक भगवान से बड़ा हो सकता है। तो हर चीज़ बहुत छोटी पड़ जाती है। और वृंदावन जैसी जगह में जो कि हरि की खुद नगरी है, वहाँ पे तो लोग वैसे ही रहने के लिए उत्सुक रहते हैं। और कोरोना काल में मेंटल
पीस और मेंटल हेल्थ पे जितना लोगों का ध्यान गया है, मोर देन फिजिकल वेलनेस, तो उससे वृंदावन से बढ़िया जगह आई डोंट सी कि आप कहीं ढूंढ पाएंगे विद सच अ गुड कनेक्टिविटी अराउंड, और विद द कॉन्सेप्ट कि हम अब घर से काम हो सकता है। तो वो जो एक सेल पॉइंट रहता था कि गुड कनेक्टिविटी ऑफिस के पास, वो वाला टिक मार्क भी अब डेवलपर्स को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। लोग घर से ही बैठ के जब काम कर रहे हैं तो कनेक्टिविटी विद ऑफिस वाला तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया फॉर नेक्स्ट 5 to 10 years। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगले हम कह सकते हैं कि अगले 5 से 10 सालों तक वो जो आपने बताया कि स्पेस जो है वो वहाँ ज़रूर चेंजेस हुए हैं और उसमें फ़र्क भी आया है। जैसे आप जो है स्पिरिचुअल आर्किटेक्ट हैं, और जैसे कि सर का सवाल भी था कि आप क्या गाइडेंस देते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी एज एन आर्किटेक्ट, क्योंकि अलग प्रकार मंदिर बनाने में अलग तरीके की भूमिका निभाई जाती है और मकान बनाने में रहने के लिए उसमें अलग तरीके की भूमिका निभाई जाती है। जैसे कि आपने कहा कि जिम बना दिए जाते हैं, पार्क बना दिए जाते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के नजरिए से आप ऐसी कौन सी चीजें ध्यान में रखते हैं जब आप किसी मंदिर का निर्माण करने के लिए अपनी सेवाएं देते हैं? स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे 3 मंत्र रहते हैं: स्वच्छता, सुंदरता एवं सुरक्षा। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पिलर्स हैं फॉर ए स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स। अगर ये 3 आपने टिक कर दिए तो आपका कॉम्प्लेक्स इज़ अ सक्सेस। लोगों श्रद्धा, हमारी जो हिंदुस्तान में श्रद्धा जुड़ी है वो अब तक पेन से जुड़ी रही है कि आप पाँव में छाले पड़ेंगे तो आपकी जो यात्रा है वो कामयाब है। लेकिन आने वाले समय के साथ में जब यंग जनरेशन है, उन्हें हर चीज़ सिस्टमैटिक चाहिए, प्रॉपर क्यूइंग सिस्टम्स हों, प्रॉपर सुविधाएं हों, पानी पीने का, रहने का, सिक्योरिटी हो। तो अगर प्लानिंग से किया जाए, जैसे आप एक टाउनशिप लगाते हैं विच इज़ अनप्लैन्ड, और उसको आप कंपेयर कीजिए एक वेल प्लान्ड टाउनशिप जहां आपकी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज सिस्टम, बैकअप, ये सारा सेट है। तो यही डिफरेंस एक प्लान्ड और अनप्लान्ड स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्स का है कि अगर वो प्लान्ड है तो आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी होनी है, बस कहाँ खड़ी होनी है, जूते कहाँ उतारने हैं, उसके बाद रहना कहाँ है। हर मंदिर में हज़ारों लोग आते हैं कम से कम, तो आप अगर वो फ्लो ठीक है एक बॉडी में, तो ऑटोमेटिकली आपका जो अगली जनरेशन है वो भी हमारी जुड़ी रहेगी विद आवर कल्चर। इंडिया जाना ही अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जाता है। अगर फॉरेन टूरिस्ट भी इंडिया में आता है तो वो यहाँ का टेक्नोलॉजी से ज़्यादा दे कम फॉर मेंटल पीस ऑफ माइंड। तो जो हमारी स्ट्रेंथ है वो हमारी इन्हीं पुरानी जगहों में है। इनमें इतनी शक्ति है, जहाँ इतने लोगों ने पूजा की है, निष्कर्म भाव से सेवाएं दी हैं, तो वो जगह अपने आप में इतनी शक्ति रखती है कि वहाँ आना इटसेल्फ इज़ अ ब्लेसिंग। हम जाते हैं 2-4 घंटे माथा टेक के वापस आ जाते हैं, बट जो लोग वहाँ रह पा रहे हैं, वहाँ काम कर पा रहे हैं, फॉर देम इट इज़ अ ब्लेसिंग, 360 डिग्री ब्लेसिंग फॉर गुड हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो जो लोग वृंदावन में जाकर रहना चाहते हैं, निवास करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे वृंदावन के बारे में कि क्यों उनको वहां आना चाहिए, क्यों सेकंड होम वहां पर अपना बनाना चाहिए? पर्सनली मेरा विचार ये है कि जिस तरह का वर्क कल्चर शिफ्ट हुआ है कोरोना के बाद, सेकंड होम की बजाय दैट कैन बी योर फर्स्ट होम, और आप सेकंड होम दिल्ली रख सकते हैं। अगर कभी आना है वीकेंड पे तो आप दिल्ली आइए, और मेन 5 दिन 6 दिन हफ्ते के आप वृंदावन में बिता सकते हैं जी। तो आई थिंक ये हमारे कोरोना काल की देन यही है कि आप ऑफ साइट काम कीजिए। तो सबर्बन्स के लिए इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन रियल एस्टेट टू डेवलप सबर्बन्स, जहां आप घर से, ऑफिस से दूर बैठ के आप अपना काम कर सकें शांति से।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जैसे कि चंद्रोदय मंदिर के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई महत्वपूर्ण हमारे दर्शकों को कि वहाँ क्या कुछ खास होने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है। आपने साथ ही ये भी बताया कि सभी के नजरिए को देखते हुए और इतिहास से जोड़ते हुए इस मंदिर के निर्माण के लिए आपने बहुत अच्छे स्तर पर कार्य किया है और लगातार कर भी रहे हैं। अगर हम बात करें बुजुर्गों की और जो ये हमारी पीढ़ी चल रही है, जो जनरेशन है इसकी, जो कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भटकाव उनका बहुत जल्दी से हो जाता है, ईश्वर की ओर जल्दी से नहीं आ पाते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, तो यहाँ क्या कुछ ऐसा खास है जहां पर यदि आज की जनरेशन आए, दर्शन करे या यहाँ के बारे में जाने, तो उससे उनके अंदर भगवान के प्रति या फिर ईश्वर के प्रति जुड़ाव उत्पन्न हो सकता है? यहाँ पे अट्रैक्शंस जो बनाई जा रही हैं जी सिर्फ चंद्रोदय मंदिर नहीं, बाकी और भी जो स्पिरिचुअल कॉम्प्लेक्सेस हम कर रहे हैं, जी कमी कहाँ है? जब आप एक बच्चे को समझाते हैं तो आपको उस लेवल पे उतर के आपको बच्चे की भाषा में ही आपको समझाना पड़ता है। वैसे ही टीनेजर को आप समझाएंगे तो आपको उस हिसाब से ही हो सकता है कि एक 8-9 साल का बच्चा भागवत में ना बैठे, जी लेकिन वो लिटिल कृष्णा दिखाएंगे तो वो सामने बैठ के टीवी के वो शायद 10 घंटे भी देख सकता है। तो जिस तरह का भोजन जिसको पसंद है, आप वैसा ही एज ग्रुप के हिसाब से उसको परोसेंगे। बिल्कुल। तो जो आजकल हम स्पिरिचुअल कैंपसेस भी बना रहे हैं, वो हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ देते हैं जो उसको वो देखे, महसूस करे। आप 50 चीजें सामने रखेंगे तो उसमें से 2 चीज वो घर लेके जाएगा ही जाएगा। जी 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 और जी जब आपने जो उसको अच्छा लगेगा उस चीज के लिए वो वापस भी आएगा। जी तो जब आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होने के बाद ही कोई उसमें रिसर्च करता है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप जबरदस्ती किसी को भगवान से नहीं जोड़ सकते हैं। जी बिल्कुल सही। जी देखिए कि जैसे कि वृंदावन से जुड़ करके मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए, और आपने वृंदावन का जो प्रोजेक्ट किया, क्या आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ चेंजेस हुए क्या? मेरी लाइफ जो है वो 360 डिग्री चेंज हुई। एक तरीके से जो लाइफ में हैपनिंग्स थी, सुख दुख, साइट की उतार चढ़ाव, ईंट पत्थर बिजली सरिया सीमेंट, वो कुछ नहीं बदला, लेकिन उसको परसीव करना, उसको किस तरीके से सहन करना, और आपकी लाइफ में बड़ा क्या है, प्रभु से बड़ा कुछ नहीं। और प्रभु के सामने जितनी ये प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, वो आपको छोटी लगती हैं। तो जब एक बड़ी चोट लगती है तो आप छोटी चोट भूल जाते हैं, और वैसी एक जब बड़ी ब्लेसिंग आती है तो लाइफ के जो उतार चढ़ाव हैं वो आपको बिल्कुल भी हिलाते नहीं हैं। जो आपकी कश्ती है वो इवन लहरों में भी इट गोज सो स्मूथ। जो वो इश्यूज आते हैं ना, बीपी हाई हो गया साइट में, लेबर, वो सब चलता है, नथिंग स्टॉप्स। उतार चढ़ाव नहीं रुकते, लेकिन आपको गाड़ी में जैसे शॉकर होते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, आपकी गाड़ी अगर बढ़िया है, इफ़ यू आर डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, इट मीन्स आपकी गाड़ी बढ़िया है, तो जो गड्ढे स्पीड ब्रेकर आपकी लाइफ में आते हैं, यू आर रेडी टू एब्जॉर्ब देम। तो उन्हें आप आराम से सहन करके अपने मंजिल तक चलते रहते हैं। तो लास्ट 10-11 साल से जब से मैं स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, ये जो शॉकर हैं ये मजबूत होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कार्य बड़ा हो रहा है, उसको सहन करना, और उस आपको बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करते हैं लाइफ के उतार चढ़ाव, और आप अपनी मंजिल या जिस कार्य के लिए आपको भेजा गया है भगवान ने, आप उसको शांति से करते रहते हैं। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा चेंज है और ब्लेसिंग है जब आप स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट्स करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं ये तो ईश्वरीय शक्ति और श्रद्धालु के मन की श्रद्धा होती है जो कि राह को आसान बना देती है और जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव ला देती है। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा क्योंकि घड़ी की सुई इशारा कर रही है और समय का भी बहुत अभाव है। तो फिलहाल आप दोनों यहाँ पर आए और दर्शकों तक इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई और उनको वृंदावन के बारे में विशेष प्रकार की जानकारियां आपने दी और अपना कीमती समय दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।
तो दर्शकों, आपको बताना चाहूंगी, आपके कोई भी सवाल है, नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा, आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा। राधे राधे।